नमस्कार भाइयों। इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में हम आपको बताया था कि हमने अब घटना चक्र को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाले बुक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसका जो है वो परीक्षा भी हो चुकी है। तो इसको आप यूपी पीसीएस के प्री में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा जिससे कि आपको आने वाले समय में भी इसका लाभ मिले। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति जो स्वतंत्र भारत की थी वो कब की गई थी? तो 1948 को की गई थी। ठीक है, देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था। उसके पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति के द्वारा देश के मिश्रित नियंत्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। देखिए, हमारी इकोनॉमी तब भी मिक्स्ड थी, भले ही क्लोज थी लेकिन मिक्स्ड थी। ठीक है, मिश्रित का मतलब होता है कोई भी देश आ सकता है। अब वहां उस समय कंडीशन ये था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी लेकिन हम लोग समाजवाद की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। ठीक है, अब हमें कमेंट बताइए कि हम जो समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें यहां पर जोड़ा गया था, तो कमेंट में बताइएगा। देखिए यहां पर 2 नंबर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की हुई है। यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 को प्रभावी होगी। एक सेकंड, मैंने इसको शायद मैं भी बता दिया था, चलिए देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर है, नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों के वर्गीकरण को एक समान सूत्र में अपनाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर आंसर होगा 1 और 3। तो देखते हैं इसका एलिब्रेशन क्या होगा, फिर उसके बाद हम आंसर को देखेंगे। व्याख्या इसका है कि वर्ष 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम अस्तित्व में आने के 14 वर्ष बाद 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित करने की घोषणा की गई थी। जो आत्मनिर्भर पैकेज था, स्टिमुलस पैकेज था, उसमें एमएसएमई की परिभाषा को चेंज करने का प्रयास किया और उसमें सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम एमएसएमई अधिनियम 2020 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह उद्यम है जिसमें संयंत्र की मशीनरी अथवा उपस्कर इसको बोलते हैं में निवेश जो होता है 1 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हो। मतलब जो सूक्ष्म उद्यम है उसमें 1 करोड़ से उपनिवेश अधिक का ना हो तथा उसका कारोबार 5 करोड़ से अधिक ना हो। 1 करोड़ से ज्यादा निवेश ना हो और 5 करोड़ से उसका मुनाफा अधिक ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे सूक्ष्म उद्यम कहेंगे। लघु उद्यम वह उद्यम है जिसमें स्वतंत्र संयंत्र और मशीनरी तथा उपस्कर 10 करोड़ से अधिक की निवेश नहीं होता है अथवा कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो 1 करोड़ से 1 करोड़ का निवेश हो, उससे अधिक ना हो तो ये होगा सूक्ष्म, और 10 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो तो क्या होगा ये मध्यम, और 50 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो तो वो क्या होगा आपका मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और लघु होगा, उसके बाद फिर मध्यम हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जैसे होगा 10 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो तो क्या होगा लघु होगा, और मध्यम जो होगा वो 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं और 250 करोड़ से अधिक का मुनाफा ना हो। तो ये है आपका, तो यहाँ पर जो होगा ये 1 और 3 सही होगा। ठीक है, इसमें भी मुझको लगता है कि मैंने इसको करा दिया था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 करोड़ से कम का निवेश हो तो सूक्ष्म है, 10 करोड़ से का निवेश हो तो लघु है, 50 करोड़ का निवेश हो तो मध्यम है। अब इसमें प्रॉफिट उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा होगा तो आपका सूक्ष्म होगा, लघु होगा और मध्यम होगा। ठीक है, इसमें 5 करोड़ का जो होगा क्राइटेरिया है, 10 करोड़ से 50 करोड़ का क्राइटेरिया है, 250 करोड़ का क्राइटेरिया है कि 250 करोड़ से अधिक का मुनाफा ना हो। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को यह प्रभावी होगा। उसके बाद यहां पर देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ था। यह कब हुआ था? तो 2006 में पारित हुआ था। वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या की देखिए, इसमें लिखा गया है लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो लघु निर्माण में जो भी आपको मैंने ऊपर बताया था वहां पे
तो लघु जो होगा सूक्ष्म लघु, लघु का मतलब होता है 25 लाख रुपए से हो परंतु 5 करोड़ से अधिक की मुनाफा ना हो, यहाँ पर सी सही है। ठीक है, तो वर्तमान में उपयुक्त परिभाषा देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर देखिए लघु वह उद्यम है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि लघु निर्माण उद्योग में प्लांट और मशीनरी में विनियोग में कितना मात्रा लगती है, तो 25 लाख से 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो ये सही है भाई, 10 लाख रुपए लाख में है, ये भी लाख रुपए में 25 लाख, ये भी गलत है। 5 करोड़ रुपए से ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, तो यार यही तो सही लग रहा है, डी वाला। देखिए 10 करोड़ से अधिक ना हो, 50 करोड़ से 10, देखिए लघु उद्यम वह उद्यम जिसमें संयंत्र मशीनरी का उपस्कर 10 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है डी में, तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर परंतु 10 करोड़ से रुपए से अधिक ना हो, तो यही सही है, डी सही है, ये गलत है बी वाला। ठीक है, सही कर लीजिए इसको। वित्त आयोग, वित्त आयोग जो होता है अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर उसे से पूर्व भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है, जिसके निम्न कार्य होते हैं। क्या होता है वित्त आयोग का कार्य, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। केंद्र एवं राज्य के मध्य जो करों का विभाजन से प्राप्त जो शुद्ध राजस्व का वितरण होता है तथा इसमें विभिन्न राज्यों में हिस्से की सिफारिश पर यह बल दिया जाता है कि मतलब जैसे केंद्र और राज्य जो चीज वसूल करते हैं कर, उसको किस हिसाब से कितना कितना परसेंटेज दिया जाएगा उसको यह निर्धारित करता है। भारत की संचित निधि से राज्यों के लिए जाने वाले अनुदान संबंधी सिद्धांत सुझाया जाता है। यहाँ पे सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले में अपनी संस्तुति देता है। वर्तमान में सभी केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त राशि राज्यों में बांटी जाती है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने केंद्र की निवल कर प्राप्तियों से 41% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया जी हैं। ठीक है, मॉड वैट तथा संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है वैट को संबंध उत्पाद से होता है। मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स जो होते हैं वह बिंदु है लक्ष्य आधारित कर प्रणाली थी जिसमें अब तो जीएसटी इसमें जगह ले लिया है, जिसमें उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के प्रत्येक चरण में बहुमूल्य मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता था। साथ ही यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर किया जाता था, इसका वहन अंततः उपभोक्ता को ही करना पड़ता था। जीएसटी से इसका कोई बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि जीएसटी में भी अभी कई स्लैब्स ऐसे हैं जहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट जो है प्रभावी है। तो आप कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स लाएं। ये वैट से अच्छा है जीएसटी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं कहाँ पे, यहाँ सदस्यों द्वारा। देख लेते हैं इसका एलिब्रेशन क्या है। उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा किया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है सहकारी समितियों के। बाकी इसे तैयार कौन करता है, तो सदस्यों द्वारा किया जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहां पर है, यहाँ होगा था मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है, यहाँ कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहां से, गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, यहाँ तमिलनाडु से। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, गुजरात से। लेकिन सबसे ज्यादा मिलें कहां है, तो महाराष्ट्र में। देख लेते हैं व्याख्या थोड़ा। भारत में मिल निर्मित कपड़े का उत्पादन 4% तथा हैंडलूम निर्मित कपड़े का उत्पादन 12%, होजरी निर्मित कपड़े का उत्पादन जो होगा वो 22%, जबकि पावरलूम सेक्टर द्वारा 62% कपड़ों का उत्पादन होता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार मिल निर्मित कपड़े का राज्यवार उत्पादन 1000 वर्ग मीटर में देखें और प्रश्नगत में इस राज्यों को देखते हैं तो इसके टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, इसमें देखते हैं। राज्य है ये टाइम है और ये टाइम है, तो टाइम ड्यूरेशन इतना कम है। यहाँ पर देखते हैं तो गुजरात में भी ये पहला स्थान बना हुआ है और महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे है। बस थोड़ी उसके बाद आगे जाइए।
8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अभी हाल ही के वर्षों में देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। ये सही है सी, बाकी और सब सही नहीं है। तो कौन से कौन बड़ा उत्पादक है, ये तो आपके डेटा देखने पर पता चलेगा। देख लेते हैं डेटा क्या है। यहाँ पर प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ पर देखिए, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, कौन सा गलत है? तो यही जो है गलत है, बाकी सब सही है। तो हाल ही के वर्षों में देश की तेजी से सबसे विकसित होने वाली उद्योग है, ये सही बात है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों को तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी सही है। और निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है, ये भी सही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश में उर्वरकों की खपत 30,642 टन है, जिसमें देश की कुल उत्पादन 21,974 टन तथा शेष 9,640 टन आयात किया जाता है। मतलब इसको हम आयात करते हैं, बाकी इतना हम बनाते हैं। नीम कोटेड यूरिया आपको पता होगा। अब तो ये जो होगा आ गया है, ये उसको क्या बोलते हैं यार, मुंह में नहीं आ रहा है सामने, चलो बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पर ये बनाया गया है, आंवला में बनाया गया है। चलिए जाने छोड़िए। सूची तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल में है। राउरकेला जो है आपका ये बोकारो आपका झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इससे निकालिए, बाकी तो कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। तो मैं पहले देखिए दुर्गापुर सी का 4 किस में है देखते हैं। तो सी का 4 सिर्फ एक में ही नजर आ रहा है यहाँ पर, बाकी में तो और कौन नहीं है, तो बी ए सही है। ठीक है, ए का 1 है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बी का 2 है, ये भी सही है। सी का 4 है और उड़ीसा है, डी का 3 है। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में, बोकारो इस्पात संयंत्र की झारखंड में, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापना उड़ीसा राज्य में की गई थी। ठीक है, संपदा कर भारत में सर्वप्रथम 1957 में लागू किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयर के निवेश 1992 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में पहली बार समिति गठित की गई थी। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1994-95 में वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ बिक्री कर सेल टैक्स और सीमा शुल्क सेस कस्टम ड्यूटी और सेवा कर सर्विस टैक्स आदि भी अप्रत्यक्ष कर है। तो एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जबकि आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर और कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स ये क्या है आपके प्रत्यक्ष कर हैं। तो ये सेल टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब जो जितना है सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें फिर मुद्रा और बैंकिंग का टॉपिक आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी, तो 1948 में ही बनाई गई थी। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी इसी समय बना था। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बैंक की स्थापना 1955 में हुई। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति स्थापित हुई थी। 1948 में ही जो है IFCI की स्थापना हुई थी। ICICI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। 1964 में IDBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका एक छोटा छोटा वो बना लीजिए, उसके बाद वहां पर आप जैसे लिख दीजिए कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948, IFCI की स्थापना 1948, 1955 में ICICI बैंक की स्थापना। ठीक है, उसके बाद एक और है क्या है, ठीक है, उसके बाद IDBI की स्थापना 1964 में
1955 में ICICI बैंक की स्थापना, RDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना 1963 में हुई थी। 1964 में IDBI की स्थापना, 1963 में UTI की स्थापना। सेंसेक्स BSE तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है। आपको पता होगा कि सेंसेक्स, निफ्टी और BSE ये मुश्किल से जो 100 कंपनियां हैं भारत की, उन्हीं से जो है बीच में ये निकाला जाता है, सारी कंपनियों का इसमें समावेशन नहीं होता है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र की वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, जहां ऑफ इंडिया लिखा हो उसका मुख्यालय मुंबई में है, आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम कल जो है 10वां क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर इधर हम जो है जितना सारी चीजें हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो नमस्कार।